आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था की नेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिस्कशन, और हमने कवर करा है अब तक कुछ की नेशन इंस्टीट्यूशन को। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने खत्म किया था CSIR को। इस लेक्चर में हम बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं वो एक और इम्पोर्टेंट की नेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो कि स्टैंड बेसिकली मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो जो की नेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे पास अभी है वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि हमें मैं आपसे पूछूंगा बेसिकली, जैसे कि फुल फॉर्म पहली चीज है, सेकंड हुआ हमारा एस्टैब्लिश्ड ईयर। ऑलराइट, और थर्ड है हमारा पेरेंट मिनिस्ट्री। तो ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे की नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ऑलराइट, तो आइए इन्हें कवर करते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं पहले फुल फॉर्म से। तो बेसिकली जो आपका FCI है उसका मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ओके। सेकेंड एक्सपेक्ट है हमारा ईयर। तो FCI जो था बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1965 में। ऑलराइट, और तीसरा पॉइंट है वो है पेरेंट मिनिस्ट्री। ऑलराइट, तो 1965 ईयर में जब FCI को स्टैब्लिश किया गया या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया, ऑलराइट, तो बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और जो पेरेंट मिनिस्ट्री थी इसकी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड, और आप कह सकते हैं कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, तो याद रखिएगा इन डिटेल्स को। फुल फॉर्म फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, शॉर्ट फॉर्म FCI, ईयर है 1965, पेरेंट मिनिस्ट्री है इसकी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसके बाद अगर हम थोड़ा और डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि स्टैब्लिश किया गया था अंदर 1965 में अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। ठीक है, और हम बात करें FCI के बारे में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, और यहां पे मैंने एक चीज नोटिस की है, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि FCI क्या है और FCI किस टाइप की बॉडी है, क्या ये चार्टर बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्या ये ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये कौन सी टाइप की बॉडी है? तो आपको पास 15 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। तो FCI बेसिकली है आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी। ओके, और मैं आपसे कैसे कह सकता हूं, क्योंकि इसके पास अपना खुद का एक्ट है। और याद रखिएगा मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर कोई भी बॉडी है जिसके पास खुद का एक्ट है, तो यानी उसके अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो ये जो बॉडी होगी वो होगी आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। ओके, उसके बाद ये जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था ये एंश्योर करने के लिए कि फूड सिक्योरिटी और स्टेबलाइज द मार्केट कंडीशंस कुड बी सिक्योर। ऑलराइट, पूरे कंट्री में। तो आइए यहां पे हमने कुछ चीज देखी हैं। पहली है फूड सिक्योरिटी, सेकंड है स्टेबलाइज द मार्केट। ओके, ये जो दो टर्म्स हैं ये मेन ऑब्जेक्टिव है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। ऑलराइट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दो जो चीजें हैं ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं
फूड सिक्योरिटी और स्टेबलाइजिंग द मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, इस लेक्चर में। पहला है हमारा मैंडेट, और आपको इन दोनों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर ही, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। पहला है मैंडेट, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइड करना इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट फॉर फार्मर्स और एंश्योर करना फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी टू कस्टमर्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो अब मैं आपको कुछ पिक्चर शो करने की कोशिश करता हूं ताकि आप फूड सिक्योरिटी और मार्केट स्टेबलाइजेशन को समझ पाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक पर्सन है जिसके पास लैंड है या जमीन है, और इस जमीन पे इसके पास कुछ फसलें हैं या क्रॉप्स हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि हम इसे एक अकेला इंसान मानने की जगह ये बोल दे कि बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पर्संस को, ठीक है, जिनके पास जमीन है और ये यहाँ पे कुछ फसलें उगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे फूड ग्रेन्स की, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और ग्रुप ऑफ पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। तो ये टाइम है इनको नेम करने का। तो पहला ग्रुप है फार्मर ग्रुप, ऑलराइट। सेकंड ग्रुप है आपका बेसिकली कंज्यूमर ग्रुप, ऑलराइट। तो इन दोनों के बीच में यहां पे थर्ड ग्रुप भी है जो कि है आपका मीडियोकर, या फिर आप कहें सेलर ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, सेलर ऑफ फूड ग्रेन्स भी अपने कह सकते हैं। तो अब ये यहां पे है प्रोड्यूसर, ऑलराइट। ये है आपके कंज्यूमर्स और ये है आपके सेलर्स। तो ये प्रोड्यूस करते हैं आइटम्स को, उसके बाद जो आइटम है वो उनके पास पहुंचता है और ये इसको सेल आउट करते हैं मार्केट में, ऑलराइट। तो अगर यहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस होती हैं और जो डिमांड है वो भी 100 यूनिट्स की है, तो ये होगा आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जब भी डिमांड इक्वल होती है सप्लाई के, हमेशा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन देखने को मिलती है। 100 यूनिट्स जो थी वो प्रोड्यूस हुई और 100 यूनिट्स की डिमांड थी, तो डिमांड इक्वल होगी सप्लाई की, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 यूनिट बनी, 100 यूनिट इनको मिली और 100 यूनिट सेलर से कंज्यूमर्स के पास गई, ऑलराइट। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं स्टोरी के अंदर, ऑलराइट। तो हमारा जो ट्विस्ट है वो इस तरीके से शुरू होता है कि अगर यहाँ पे 100 यूनिट बनी, ठीक है, तो 100 यूनिट्स बनी, 100 यूनिट्स की डिमांड है, ये पहला केस है। और ये पहला केस जो है ये है होर्डिंग का, ऑलराइट। तो होर्डिंग का क्या मतलब हुआ, आपको आंसर मिल जाएगा इस लेक्चर में ही इसका। तो 100 यूनिट्स बनी, 100 यूनिट्स की डिमांड थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट्स ही हैं वो सप्लाइड हुई। तो ये था ट्विस्ट। तो अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होती हैं और 100 यूनिट्स की डिमांड हुई, लेकिन ओनली 80 यूनिट्स हैं वही सप्लाइड हुई मार्केट में, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये कौन सी कंडीशन लाएगा, स्कार्सिटी की। और जब भी यहाँ पे हाई डिमांड होती है और लो सप्लाई होती है, क्या होता है, प्राइसेस जो है वो हाई हो जाते हैं, राइट। तो हमने यही सीखा है अब तक इकोनॉमिक्स लेक्चर से भी। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो 20 यूनिट्स हैं वो बेसिकली होल्ड कर ली गई हैं सेलर्स द्वारा, ठीक है, होल्डिंग के तौर पे। और ये 20 यूनिट्स को होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाए सप्लाई से, और जब भी ऐसा होगा जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे, ऑलराइट। तो अब क्या होगा, इसका मतलब कि अगर जो प्रोड्यूसर है उसने 100 रुपए का आइटम बेचा सेलर्स को, सेलर्स ने इसको होल्ड कर लिया और जो प्राइसेस है उन्हें बढ़ने दिया, क्योंकि जो डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो जब प्राइस राइज होंगे तो ये क्या करेंगे, आइटम को सप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए 200 रुपए में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको कितना मिलेगा, ऑलमोस्ट 100 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये होता है होर्डिंग केस।
यानी आइटम को आप होल्ड कर लीजिए कुछ समय के लिए, वेट कीजिए जब तक जो डिमांड है वो बढ़ ना जाए, और जैसे ही डिमांड सप्लाई को क्रॉस करेगी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे और फिर आप इसे मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये केस होता है आपका होर्डिंग का। आप प्लीज इसके लिए चिंता मत कीजिए, मैं आपको स्टेप लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस जो है वो है आपका नेचुरल कैलेमिटी का। ऑलराइट, तो ये है आपका ग्रुप ऑफ फार्मर्स। ऑलराइट, इनके पास है एग्रीकल्चर लैंड। ऑलराइट, और ये है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। ऑलराइट, उसके बाद ये है ग्रुप ऑफ सेलर्स। ऑलराइट, तो यहां पे डिमांड है 100 यूनिट्स की। ऑलराइट, लेकिन नेचुरल फैक्टर की वजह से सिर्फ और सिर्फ 70 यूनिट्स हैं प्रोड्यूस हो पाई। तो क्या होगा इस केस में, जो डिमांड है वो फिर से बढ़ जाएगी सप्लाई के मुकाबले, और फिर से क्या होगा, सिंपल रूल ऑफ डिमांड और सप्लाई लागू होता है, और जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, और जब भी प्राइसेस राइज होते हैं तो कौन सफर करता है, कंज्यूमर सफर करता है, क्योंकि अगर उसको 100 रुपए स्पेंड करने पड़ रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन में, अब उसको प्राइसेस की वजह से लगभग 170 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, जो उनकी परचेसिंग पावर थी वो डिक्लाइन हो गई। ऑलराइट, और यहां पे होगा आपका फूड क्राइसिस की सिचुएशन मार्केट में। ऑलराइट, तो हमने यहां पे दो चीजें देखी। पहली थी फूड सिक्योरिटी, यानी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्वांटिटी सप्लाई से मीट करनी चाहिए, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जो फूड है वो बहुत इसेंशियल होता है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। तो इस केस में ह्यूमन नीड्स जो है या कहीं कंज्यूमर नीड्स जो है वो 100 यूनिट्स की हैं, लेकिन सिर्फ 70 यूनिट्स हैं वही सप्लाई होती है। तो यहां पे होगा फूड क्राइसिस। तो इस काइंड ऑफ क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए एफसीआई जो है उसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, पहला फूड सिक्योरिटीज के लिए, सेकंड है फूड प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए या फिर कहें स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट के लिए। जैसे कि 100 यूनिट्स हैं उनकी डिमांड है, तो यदि 100 यूनिट्स हैं वही सप्लाई होंगी, जो कंडीशन होगी वो ऐसी होगी, यानी डिमांड जो है वो इक्वल होगी सप्लाई के, और यहां पे होगा डिजायरेबल इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, तो इसी वजह से जो एफसीआई है वो कार्य करता है, पहला फूड सिक्योरिटी के लिए, सेकेंड स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट के लिए। ऑलराइट, तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा होर्डिंग और नेचुरल कैलेमिटी केसेस, और आपको अंडरस्टैंडिंग होगी फूड सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट की। ऑलराइट, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं होर्डिंग के पॉइंट्स आपके लिए लिख दूंगा ताकि आप उन्हें लिख सकते हैं। पहला है वो है एक्वायरिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स। ऑलराइट, ये पहला स्टेप है। सेकंड है होल्डिंग द फूड ग्रेन्स इन स्टोर हाउसेस एंड डज नॉट सप्लाई टू द मार्केट। ऑलराइट, थर्ड है आपका लेट द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स टू हाइप द प्राइसेस, और लास्ट है आपका सेलिंग द फूड ड्यूरिंग द शॉर्टेज पीरियड एट हाइपर रेट्स। ऑलराइट, तो ये था आपका एंटायर सिनेरियो। पहला, फूड को एक्वायर करेंगे हम किससे, फार्मर से। दूसरा, उनको रोक के रखेंगे ना कि सप्लाई कर देंगे मार्केट में, यानी स्टोर करेंगे उसको सप्लाई हाउसेस में या स्टोर हाउसेस में। तीसरा, जैसे ही फूड शॉर्टेज क्रिएट होगी
जो यहाँ पे प्राइसेस है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, फोर्थ है आपका, जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब हम इस फूड को बेचना शुरू करेंगे मार्केट में, ताकि हमें हाई प्रॉफिट मिल सके। ऑलराइट, तो ये सारे पॉइंट्स है आपके जो कि होर्डिंग को बनाते हैं, जो कि है आपकी इलीगल या गैर कानूनी। इसके बाद एफसीआई के बारे में बात करें तो एफसीआई ऑपरेट करती है वेरियस स्कीम्स और प्रोग्राम्स को इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, सीएसीपी के द्वारा। और सीएसीपी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद आता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वर्ल्ड का। ठीक है, तो बेसिकली एफसीआई क्या करता है, एफसीआई स्टोर करता है फूड को आफ्टर परचेसिंग इट फ्रॉम फार्मर्स। ऑलराइट, और इस फूड को स्टोर करके रखते हैं स्टोर हाउसेज में दो चीजों के लिए, टू काउंटर द होर्डिंग और सेकंड काउंटर द कैलेमिटीज। जैसे मान लेते हैं कि 100 यूनिट्स की डिमांड थी, ऑलराइट, और सिर्फ 70 यूनिट्स की सप्लाई हुई, तो किसी भी कारण कैसे, चाहे वो होर्डिंग हो या कैलेमिटी हो, सिर्फ 70 यूनिट्स ही सप्लाई हो पाई। तो जो बाकी 30 यूनिट बची वो एफसीआई सप्लाई करेगा मार्केट में, ताकि जो मार्केट है वो स्टेबल रहे। ठीक है, और जो डिमांड है वो मीट कर सके सप्लाई को। ऑलराइट, और जो फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, और ड्यूरिंग द पीडीएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सप्लाई करती है फूड को। ओके, और जहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है बेनिफिशियरीज को। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करें फंक्शनिंग की। एफसीआई फंक्शन करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ऑपरेट करता है ये 5 जोनल ऑफिस से, जो कि लोकेट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये ऑफिसेस जो हैं बेसिकली वो है नदर्न रीजन ऑफिस, ईस्टर्न रीजन ऑफिस, ऑलराइट, वेस्टर्न रीजन ऑफिस, सदर्न रीजन ऑफिस, ओके, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफिस। तो यहां पे ये 5 रीजनल ऑफिस हैं जहां से कि एफसीआई ऑपरेट करता है। ऑलराइट, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें प्रोक्योरमेंट की। एफसीआई प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स, जैसे कि हो गया आपका व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल, फार्मर से एमएसपी पे, जिसे कि अनाउंस करता है कौन, गवर्नमेंट। ओके, तो जो एमएसपी है इसका मतलब हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑलराइट, जो कि डिसाइड किया जाता है सीएसीपी के द्वारा, और आप कह सकते हैं कि सीएसीपी जो है वो रिकमेंड करता है एमएसपी गवर्नमेंट को। ऑलराइट, उसके बाद ये खरीदता है फूड फ्रॉम द फार्मर्स थ्रू वेरियस स्टेट एजेंसीज एंड डायरेक्टली एट डेजिग्नेटेड प्रोक्योरमेंट सेंटर से। ऑलराइट, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मंडी और लोकल मार्केट ऑफ द स्टेट से ऑन द एमएसपी। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करें स्टोरेज की। एफसीआई मेंटेन करता है वास्ट नेटवर्क ऑफ वेयर हाउसेज एंड स्टोरेज फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री टू स्टोर एंड प्रोक्योर फूड ग्रेन्स। These storage facilitates in helping maintain buffer stocks to meet any exigencies or emergencies related to the food shortage। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि जो एफसीआई है उसके वास्ट नेटवर्क है वेयर हाउसेस के और स्टोरेज फैसिलिटीज के, और ये बेसिकली मेंटेन करती हैं बफर स्टॉक्स को, ताकि कोई भी इमरजेंसी एक्सीजेंसी आए तो उससे हम मीट सकें। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इनके पास है अपने खुद के वेयर हाउसेस जहां पे फूड को ये स्टोर करते हैं। ऑलराइट, ताकि किसी भी नेगेटिव टाइम पीरियड पे ये उसको मेंटेन कर सकें। लेकिन
अगर कोई भी इलीगल होर्डिंग का केस आए, नेचुरल कैलेमिटीज आए, या कोई भी दूसरा कोई रीजन आए जिसकी वजह से जो मार्केट है वो हिल जाए किसी भी वजह से, तो एफसीआई क्या करता है, इन वेयर हाउसेस को इस्तेमाल करता है फूड सप्लाई करने के लिए पब्लिक में, थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसे बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था 1965 में, ऑलराइट। लेकिन 1999 के टाइम पे जो टीपीडीएस था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। टीपीडीएस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो बेसिकली टीपीडीएस जो है उसका मतलब होता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो ये फोकस करता है पोवर्टी एरियाज पे, टू सप्लाई द फूड टू द पोवर्टी एरियाज और पोवर्टी पीपल्स, ऑलराइट। और फिर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो प्रोवाइड करती है फूड, ऑलराइट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करती है बेनिफिशियरीज को, ऑलराइट। तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। ओके, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है एफसीआई का। ठीक है, एफसीआई रिस्पॉन्सिबल है फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फूड ग्रेन्स के वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और बाकी एजेंसीज के लिए, टू इम्प्लीमेंटिंग द पीडीएस। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इस हिसाब से काम करता है। पहला फार्मर हो गया जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर, ऑलराइट, जो कि प्रोड्यूस करेगा फूड ग्रेन्स को। उसके बाद है एफसीआई जो कि डायरेक्टली खरीदता है फार्मर से, ऑलराइट। और थर्ड है आपका स्टोरेज हाउसेस, जहां पे जो खरीदा गया अनाज है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है, ऑलराइट। इसके बाद आता है आपका और नीड स्टेट एजेंसीज जो हैं उनको ये फूड सप्लाई करते जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। और उसके बाद आता है कि जो आइडेंटिफिकेशन होगा बेनिफिशियरीज का वो किया जाएगा। ठीक है, यानी किनको ये अनाज जो है वो पहुंचाया जाना चाहिए, मिलना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। और इसके बाद आता है आपका थ्रू द पीडीएस और टीपीडीएस, टीपीडीएस के थ्रू जो फूड आइटम्स हैं उन्हें बेसिकली सप्लाई किया जाता है एंड कंज्यूमर तक या फिर कहें बेनिफिशियरीज तक, ऑलराइट। तो इन पॉइंट्स को या इस चार्ट फ्लो को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 स्टेप्स के बारे में देखा जिन्हें की फॉलो किया जाता है। पहला, फार्मर और द प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करेगा फूड ग्रेन्स को। सेकेंड, एफसीआई खरीदेगा उनको एमएसपी पे। ठीक है, ऑलराइट। फिर उसे स्टोर किया जाएगा स्टोर हाउसेस में या वेयर हाउसेस में। उसके बाद स्टेट एजेंसीज को सप्लाई किया जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ नीड। ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करेगी बेनिफिशियरीज को जिनको फूड ग्रेन मिलना चाहिए। और सिक्स्थ है कि जो आइटम है वो सप्लाई होगा बेनिफिशियरीज को थ्रू पीडीएस और टीपीडीएस, ऑलराइट। और एक चीज आप और याद रखेंगे, एफसीआई के तौर पे पीडीएस जो है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर ही आता है। तो इन डिटेल्स को आप याद रखिएगा। ओके, सो थ्रू द पीडीएस जो कॉर्पोरेशन सेल्स होती हैं जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज हो गई आपकी चावल, गेहूं और कोर्स ग्रेन, इनको सब्सिडीज रेट्स पे बेचा जाता है कई सारे एलिजिबल बेनिफिशियरीज को। उसके बाद हम बात करते हैं बफर स्टॉक्स को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एफसीआई का एसेंशियल फंक्शन है टू मेंटेन द एडुकेट बफर स्टॉक और द फूड ग्रेन्स, ताकि मार्केट प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कार्सिटी या फिर कहें डेफिशिएंट प्रोडक्शन, किसी के से भी, चाहे ड्राउट हो या नेचुरल डिजास्टर्स हो। तो बफर स्टॉक जो है बेसिकली वो है आपका स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑलराइट। जो मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 यूनिट्स जो हैं उनको डिमांड किया गया था। एफसीआई जो है वो बेसिकली
200 यूनिट्स को प्रोक्योर करेगा। तो अब ये जो 100 यूनिट्स जो हैं जिन्हें की एडिशनली प्रोक्योर किया गया है, ये बेसिकली होती हैं आपकी बफर स्टॉक। ऑलराइट, और ये जो 100 यूनिट्स हैं इनको स्टोर किया जाएगा वेयर हाउसेस में एफसीआई के, ठीक है, ताकि कोई भी एडवर्स सिचुएशन हो, जैसे कि इलीगल होर्डिंग हुई या फिर ड्राउट हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये जो 100 यूनिट्स हैं जो कि बफर स्टॉक में है, इनको सप्लाई किया जाएगा मार्केट में, ताकि जो स्टेट एजेंसीज हैं या पीडीएस के थ्रू वो सही बेनिफिशियरी तक पहुंच सके। ऑलराइट, तो अब मुझे लगता है कि आपको बफर स्टॉक का आइडिया लग चुका है। ऑलराइट, और थर्ड पॉइंट जो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 4 पिलर्स ऑफ एफसीआई। तो बेसिकली एफसीआई जो है वो 4 पिलर्स पे काम करता है। पहला है अवेलेबिलिटी, ऑलराइट, सेकंड है आपका अफोर्डेबिलिटी, ऑलराइट, थर्ड है आपका एब्जॉर्प्शन, ऑलराइट, फोर्थ है आपका स्टेबिलिटी। ओके, तो ये होते हैं आपके 4 पिलर्स जिसपे कि आपका जो एफसीआई है वो काम करता है। फर्स्ट हुआ अवेलेबिलिटी, ठीक है, जिसका मतलब हुआ जो फूड ग्रेन्स है वो अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में, ठीक है, यहां पे कोई भी शॉर्टेज या स्कार्सिटी नहीं होनी चाहिए। सेकंड है अफोर्डेबिलिटी, यानी जो फूड ग्रेन्स मार्केट में अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए वो रीजनेबल रेट्स पे होने चाहिए, अफोर्डेबल रेट्स पे होने चाहिए, ठीक है, और ये एंश्योर किया सकता है बाय डिमांड एंड सप्लाई इक्वालिटी या इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम के थ्रू। ऑलराइट, थर्ड आता है आपका एब्जॉर्प्शन पॉइंट। इसका मतलब हुआ जो फूड ग्रेन्स है हाई न्यूट्रिशन वैल्यू की, ठीक है, उन्हें स्टोर किया जाना चाहिए वेयर हाउसेस में। ओके, फोर्थ है हमारा स्टेबिलिटी। जैसे कि आपको बताया कि अगर यहाँ पे स्कार्सिटी है मार्केट में, जो फूड प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और जब भी ऐसा होगा तो ये कंडीशन ऐसी लाएगा अनस्टेबिलिटी की, ठीक है। तो एफसीआई क्या करता है, एडिक्वेट स्टॉक को मेंटेन करता है ताकि जो वेयर हाउसेस है वो यूज किया जा सके इन द कंडीशन ऑफ क्लैमिटी और अनलीगल होर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सीएसीपी को, ठीक है। तब तक आप सभी फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, और अपने आप को रेडी रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। विद दिस नोट, लेट्स एंड दिस लेक्चर and say thank you.